नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युमन त्रिपाठी और आज के इस टॉपर्स टॉक में हमारे साथ है एक एस्पिरेंट जिन्होंने इस टफ एग्जामिनेशन में, बिकॉज इस बार लिटरली टफ था, जितना हाई कट ऑफ गया है यूजीसी नेट जून 2024 का एग्जामिनेशन, जो कि री एग्जामिनेशन हुआ, एक बार पेपर हुआ फिर से री एग्जामिनेशन हुआ और बहुत हाई कट ऑफ गया है पॉलिटिकल साइंस में स्पेशली। सो आज हमारे साथ अग्निवा है जिन्होंने इस बार JRF क्रैक किया है विद द प्रॉपर गाइडेंस ऑफ टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग क्लासेस। सो आज हम बात करेंगे अग्निवा से कैसे कैसे प्रिपरेशन की और क्या क्या ऑब्स्टेकल्स थे, कैसे उसको ओवरकम किया और क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी प्रिपरेशन की। सो सबसे पहले तो आपका स्वागत है कि आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे यहाँ आए हमारे साथ टू शेयर योर स्ट्रेटेजी एंड प्रिपरेशन जर्नी विद आवर व्यूअर्स डेफिनेटली। सो स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो मैं आपसे पहला सवाल कि थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता दीजिए कि लाइक योर ग्रेजुएशन, योर मास्टर्स एंड एवरीथिंग दैट यू हैव डन। सो हेलो एवरीवन, आई एम अग्निवा रे। तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन और मास्टर्स जादवपुर यूनिवर्सिटी से किया है, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, जहाँ पे मैंने पॉलिटिकल साइंस विद IR मैंने पढ़ा है ग्रेजुएशन और मास्टर्स में। और उसके बाद मास्टर्स के लास्ट सेमेस्टर से मैंने नेट UGC JRF का तैयारी शुरू किया। अच्छा, ओके फाइन। सो जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, मतलब अभी आई गेस मास्टर्स आपका कंप्लीट कब हुआ है? जस्ट हाल ही में जून 2024 में। तो फिर प्रिपरेशन मतलब लास्ट सेमेस्टर में स्टार्ट किया? लास्ट सेमेस्टर। तो दिस वाज योर फर्स्ट अटेम्प्ट? दिसंबर में मैंने, ये सेकंड अटेम्प्ट था। दिसंबर में मैंने एक ऐसे ही अटेम्प्ट दिया था टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज एग्जामिनेशन क्या है। ठीक। सो जब आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट किए थे तो पहला काम क्या किया आपने? मतलब लाइक पहले तो आपने एक अटेम्प्ट दिया था, सो लाइक यू हैव अंडरस्टैंडिंग कि पेपर में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और जब प्रॉपर्ली सीरियसली स्टडीज स्टार्ट करता है कोई भी एस्पिरेंट तो पहला कदम आपके हिसाब से क्या उसको रखना चाहिए? व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप? देखिए, ये क्वेश्चन मुझे लगता है हर स्टूडेंट का दिमाग में होता ही है, कहाँ शुरू करें? और मेरे भी दिमाग में था कि हाँ शुरू करें। मतलब समझ में नहीं आता है। बहुत लोग सिलेबस देख के शुरू करते हैं, बहुत लोग PYQ देख के शुरू करते हैं, बहुत लोग ऐसे डिफरेंट बुक्स, ज़्यादातर सब कुछ लेते हैं, PYQ मॉक टेस्ट करते हैं। पर मेरा ये मानना है, एक्सपीरियंस है, कि कोई भी ऐसा सेट टेक्निक और सही सेट रास्ता इसके लिए है ऐसा नहीं है। इसके लिए एक ही रास्ता है कि आपको शुरू करना पड़ेगा कुछ भी। you have to begin the preparation. You start off by MCQ, you start off by syllabus, but you just need to start. That is the main challenge, that is the main problem. मतलब वो ये कि you have to try and you have to rethink about your strategy and then start reworking on those potential. You have to start on the first place. Then you can, once you start, you will get scattered. आप एकदम scattered हो जाओगे कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है MCQ, मुझे syllabus कुछ नहीं समझ में आ रहा है। But then once you start, then you will slowly realize कि what is the right way. Definitely वो आप खुद सीखते हैं खुद से, मतलब आपने डेफिनेटली टीचर्स आपको गाइड करेंगे, आपके मेंटर्स आपको गाइड करेंगे, बट शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी। अच्छा, एक मेजर जो मतलब कट ऑफ वाला प्रॉब्लम होता है, बिकॉज यू हैव आल्सो अचीव्ड अ वंडरफुल स्कोर। सो जब कट ऑफ हम सेट करते हैं कि लाइक डिफरेंट कैटेगरीज का कट ऑफ है, और तो उसका क्या मतलब लॉजिक आप लेके चले थे कि मैं इतना स्कोर पेपर 1 प्लस पेपर 2 को कंबाइन करके, बिकॉज लाइक यू कांट से कि सारा का सारा स्कोर पेपर 2 से हो जाएगा, पेपर 1 आल्सो नीड टू कंट्रीब्यूट। सो वो क्या सेट टारगेट आपने बनाया था अपने लिए कि यार इतना मैं सोच के चल रहा हूँ कि इतना मुझे अचीव करना है, सो दैट लाइक एग्जाम में कैसे किसी भी हाल में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? तो इस चीज़ में मेरे को पहले ही बोलना चाहिए कि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के जितने वीडियोस होते हैं स्ट्रेटेजी वाइज, आपने जैसे चक्रव्यूह प्लान के बारे में बताया था, और बाकी पेपर 1 के बाकी फैकल्टीज बताते हैं कि 40 प्लस या फिर ऐसा एक इक्वेशन बताते हैं। तो ये सारे वीडियोस मुझे बहुत हेल्प किए थे। तो मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। रेगुलर लाइव क्लासेस मैं नहीं कर पाता, तो लेटर मैं कर लेता था, रिकॉर्डेड दिखते थे। हाँ, तो कुछ मैं वहाँ पे कर लेता। पर मेरे दिमाग में ये बैठ गया था कि मुझे पेपर 1 से 35 प्लस तो रखना ही है। हाँ। और पेपर 2 जो मेरा सब्जेक्ट है, जो मैंने ग्रेजुएशन और मास्टर्स में पढ़ा है, मेरे को उसमें और ज़्यादा पॉलिश करना है थ्योरी। जैसे आप बोलते थे कि सबको लगता है कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम है, पर ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम आप तभी क्रैक कर पाएंगे जब आपका थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग रहेगा। तो वो ऑब्जेक्टिव, वो जो फैक्ट ना तभी याद होते हैं जब आप उसके पीछे का बैकग्राउंड जानते हैं। इफ देयर इज अ कॉन्सेप्ट, एक थिंकर है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम हर्बर्ट साइमन की बात करें, उसकी किताबें तब आपको याद होंगी जब आपने उसके सारे कॉन्सेप्ट हर्बर्ट साइमन के पढ़े हैं, या फिर कोई भी थिंकर XYZ। सो वो कॉन्सेप्ट हो सकता है कि एग्जाम में सीधा ना पूछा जाए, बट वो कॉन्सेप्ट बिकॉज आपको पता है तो यू विल रिकॉल दैट थिंकर, रिकॉल दैट क्रोनोलॉजी ऑफ दैट थिंकर। जैसे इस बार क्वेश्चन आए थे, आपने देखा होगा पबेट का कि 5 थिंकर्स दिए, बोले कि सीक्वेंस में अरेंज कर दिए। IR का सारे के सारे रियलिज्म के थिंकर थे आई गेस, एक अलेक्जेंडर वेट्स को छोड़ के, बोले सीक्वेंस अरेंज कर दिए। सो यू हैव स्टडी, वो तो कोई नहीं पढ़ाया ना, मैंने क्लास में पढ़ाया था कि इसको सीक्वेंस में याद आएगा, बट
हाँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़े थे तो याद है कि अच्छा हाँ ओके इन दिस सीक्वेंस वी हैव स्टडीड ऑल दीस थिंकर, सो वो डेफिनेटली आपको हेल्प करता है। तो वो कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी है, यही मत सोचिएगा कि ये फैक्चुअल एग्जामिनेशन है सब, बिकॉज लोग ना चलते फिरते बहुत सारी बोलते हैं कि सिर्फ इट्स एन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, सिर्फ ऑब्जेक्टिव रट्टा रट्टा नहीं, रट्टा है बट रट्टे के पहले भी एक बेस रिक्वायर्ड होता है, दैट इज मतलब मस्ट। उसके बाद फिर आप दूसरी चीजों पे फोकस करेंगे, सो वो जो बेस बनाना बहुत जरूरी है। मैं सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन पे आऊंगा आपका, जो आप कोर्स जैसे आपने बताया कि सब टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में कोर्स देख रहे थे, तो वहाँ पे 2-3 चीजें हैं। एक तो आपका फाउंडेशन कोर्स आपको मिलता है, यहाँ पे सिलेबस कवर करते हैं आप, पेपर ऑन पेपर, यूनिट वाइज स्टडी नोट्स, क्लासेस, एवरीथिंग, एंड देन जीआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स आता है, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों ने आपने भी वो जीआरएफ बूस्टर कोर्स का यूज किया होगा। सो वहाँ पे बिकॉज अभी क्या जो दिसंबर वाले एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए मेजर सवाल यही उनके सामने आ रहा है कि हमको जीआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स रिवाइज भी करना है, सिलेबस भी कवर करना है, एंड बिकॉज ये साइकिल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया तो उनको प्रॉपर 6 महीने का टाइम नहीं मिल पाया पढ़ने का, बिकॉज पहले वो री एग्जामिनेशन में लगे रहे, अब शुरू करेंगे पढ़ना, फिर से सिलेबस को कवर करना है, जीआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स भी करना है, एग्जाम भी जनवरी तक हो ही जाएगा। सो वहां पे आपके हिसाब से कैसे यूटिलाइज करना चाहिए विद दिस जीआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स, फाउंडेशन कोर्स क्लासेस एंड मॉक टेस्ट एंड एवरीथिंग? सो व्हाट आई फील इज आपको एक कंटिन्यूअस प्रैक्टिस में रहना है। जैसे आप कोर्स के पहले शुरू होने से पहले आपने बोला था कि दिन में 5 घंटे यू हैव टू गो। सो इफ पीपल कैन नाउ डिवाइड देयर डे लाइक ईच डे टिल द एग्जाम, दिसंबर साइकिल में जितना दिन बचा है उसमें आप दिन में 5 घंटे में 2 घंटे आप पेपर 1 कीजिए, बाकी 3 घंटे आप उसमें कीजिए और 1 घंटे दोनों जितना पढ़ा आपने रिवाइज कीजिए। तो बूस्टर कोर्स अगर कोई लेता है, अगर कोई फाउंडेशन कोर्स ले रहा है, तो मैं आप वैसे ही टाइम सेट रहता है कि इस टाइम में बूस्टर कोर्स है, क्लास है, इस टाइम फाउंडेशन। तो बूस्टर कोर्स उस सब्जेक्ट्स के होते हैं, उस यूनिट के होते हैं जो पढ़ाया गया। तो क्या होता है कि आपने अगर पढ़ लिया है वो, तो बूस्टर कोर्स अभी अगर अटेंड कर देते क्लास तो आपका रिवाइज हो जाता है। और फाउंडेशन कोर्स मतलब जो आपके सिलेबस बचे हुए तो आप वो कवर करते हैं, शॉर्ट नोट्स। मेरे को लगता है कि जो स्टडी नोट्स है, अगर कोई लाइव क्लास अटेंड करता है वो यूट्यूब का ही हो, तो वो करने से ही, शॉर्ट नोट्स बनाने से ही हो जाएगा मैक्सिमम सिलेबस कवर। तो आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो आपका डेफिनेटली इफेक्ट निकल जाएंगे। सो मतलब वो ये कि आप ध्यान रखिए कि आपका जो जीआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स है उसको साथ साथ में, जैसे हर दिन उसमें टारगेट मिल रहा है आपको कि फॉर एग्जांपल अभी 25 से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, आज अभी मैंने ओरिएंटेशन भी कर दिया है, हर दिन आपको एक टारगेट है कि आज आपको 5 टॉपिक पढ़ के आने हैं। अगर आप पहले से पढ़ रखे तो रिवाइज कर लीजिए, अगर आपने अभी तक सिलेबस कवर नहीं किया तो सिलेबस कवर करके आइए, आपके 2-3 का टाइम है, फिर उसको आप अटेम्प्ट कीजिए। तो वहां पे आप फाउंडेशन भी प्रिपेयर कर रहे हैं, अपना टेस्ट भी हो रहा है, साइमल्टेनियसली सारी चीजें हो रही हैं, और उसमें आप डेफिनेटली आपका जो नॉलेज है ब्रशअप ही होगा। तो वो प्रेशर मत लीजिए कि कम टाइम बचा, और स्पेशली अगर आपने पिछला एग्जाम अटेम्प्ट किया है तो डोंट कंसीडर योरसेल्फ एज अ जीरो। आपने कुछ ना कुछ अचीव किया है, ओके, इन योर प्रीवियस अटेम्प्ट यू हैव लर्न अ लॉट ऑफ थिंग, यू हैव एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ थिंग। सो आप जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि आपके लिए बहुत टिपिकल हो जाने वाला है, 3 महीने में सब कुछ कर लेंगे, सिलेबस भी कवर कर लेंगे, एंड यू विल बी एबल टू क्रैक द एग्जामिनेशन आल्सो विद द जीआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स एंड रिवीजन एवरीथिंग, ओके फाइन। मूविंग फॉरवर्ड, एक बहुत मेजर डाउट होता है कि रिगार्डिंग मॉक टेस्ट, ओके, मॉक टेस्ट को लेकर बहुत से लोग हैं, सबके अपने रिव्यूज हैं कि कब करें, कब नहीं करें, कैसे करें। सो व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी रिगार्डिंग मॉक टेस्ट, और कितने मॉक टेस्ट आपको लगता है कि किसी को भी लगाने चाहिए पेपर 1 पेपर 2 के? जैसे कि मॉक टेस्ट मैंने आपका एक वीडियो आया था YouTube में सबके लिए, चक्रव्यूह प्लान के लिए, तो तब मैंने सोचा था कि हाँ मैं यही फॉलो करूंगा। पर क्या होता है कि जब ज्यादातर एक्सपीरियंस जो रहेंगे, जो वीडियो देख रहे हैं, वो भी एक कोर्स में एनरोल्ड है, मास्टर्स कर रहे हैं, तो उसका भी इंटरनल है, सेमेस्टर है, सब कुछ है, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। पर यही है कि जो एक पैटर्न आपको लगाना है कि मैंने आज, मेरा अभी तक 1 यूनिट हो गया, तो मैं यूनिट 1 के जितने MCQs है मैं सॉल्व किया, मैं यूनिट 2 कर लिया। तो ऐसे अगर 5 यूनिट आपका हो जाता है, जब आपका 5 यूनिट हो गया तो आपको थोड़ा मतलब यू आर हाफ वे थ्रू द लाइन, तो देन यू कैन अटेंड मॉक टेस्ट ऑफ पेपर 2। और जैसे लास्ट जो मतलब से फॉर एग्जांपल लास्ट 2 हफ्ते वी शुड जस्ट फोकस ऑन रिवाइजिंग फ्रॉम शॉर्ट नोट्स एंड मॉक टेस्ट। वी कैन इफ माने अगर कोई रेगुलर मॉक टेस्ट नहीं दे पा रहा है तो इंटरवल में दीजिए, 3 दिन का गैप लीजिए, 3 एवरी 3 डेज यू गिव अ मॉक टेस्ट। मतलब एक साइकिल, एक लूप चलना चाहिए कि यू प्रैक्टिस देन यू रिवाइज एंड देन फिर प्रैक्टिस, वो एक लूप चलते रहेगा तो वो चक्र में। क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको वीकनेसेस पता चलेंगे, कहाँ वीक है, उस पर 2-3 दिन काम कीजिए, फिर मॉक टेस्ट लगाइए, बस। तो ये इस तरीके से आपका एक्सपोनेंशियली स्कोर जो है वो लास्ट के ही कुछ 1 महीने में बढ़ता है, बिकॉज पहले तो सभी उतने ही नर्चर्ड होते हैं जितने आप हैं, जैसे सबका स्थिति है। तो ये मत सोचिए कि मेरा ही स्कोर कम आ रहा है मॉक टेस्ट लगाने पे, मैंने मॉक टेस्ट लगाया। कई लोग होते हैं कि मॉक टेस्ट लगाना छोड़ देते हैं कि अरे स्कोर खराब आ रहा है, छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं है।
होगा, खराब होगा, बट वो धीरे धीरे बढ़ेगा, बिकॉज आपके जैसे ही बाकी सब भी उन्होंने भी यही पढ़ा है, और वो वक्त के साथ चीजें एप्लीकेशन जो आप पढ़ते हैं और एप्लीकेशन में डिफरेंस है, मतलब जो आप पढ़ रहे हैं उसको अप्लाई कैसे करना है, वो वक्त के साथ धीरे धीरे चीजें समझ में आने स्टार्ट होती है। चलिए, सो नेक्स्ट, आप जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो एक और फैक्टर आता है कभी कभी, जब लगता है कि यार आज पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही, ठीक है, ये कभी कभी दिन आता है, बिकॉज वी ऑल हैव अ ह्यूमन साइकोलॉजी, और कभी कभी दिन लगता है आज नहीं पढ़ना, आज नहीं पढ़ सकते। तो वहां पे आपके हिसाब से जो क्लासेस हैं, कोर्सेज है, बिकॉज लाइक अगर आप एक दिन नहीं पढ़ेंगे तो यू हैव बर्डन्स, ओके, कि अगले दिन वो कवर करना है, ठीक है, लाइक आपको एक एक्स्ट्रा पढ़ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जब आप किसी स्ट्रक्चर्ड कोर्स के साथ पढ़ रहे होते हैं, बिकॉज डेली यू हैव अ टास्क टू डू, आपके पेपर उनकी क्लासेस हैं, पेपर 2 की क्लासेस हैं, मॉक टेस्ट हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन है हर यूनिट के टॉपिक के साथ में, तो आपको क्या लगता है कि लाइक बिकॉज a lot of students believe कि हाँ सेल्फ स्टडी से भी होता है, डेफिनेटली प्रिपरेशन करके बहुत सारे सेल्फ स्टडी से भी स्टूडेंट्स ने निकाला है, अभी भी हम लोगों ने इंटरव्यू भी लिए हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे थे, विद द यूट्यूब क्लासेस भी देख रहे थे, मैराथन देख रहे थे, तो वो प्रिपरेशन वहां से भी होता है। बट व्हाट अबाउट द स्ट्रक्चर्ड कोर्स व्हिच गिव्स यू एन एक्स्ट्रा एज, आपके हिसाब से कि प्रिपरेशन की कंसिस्टेंसी के रिगार्डिंग से आपका क्या मानना है कि जो फाउंडेशन कोर्सेज हैं या फिर स्ट्रक्चर्ड कोर्स में जो एनरोल होते हैं उनको क्या एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है? जैसे कि एक बहुत मतलब जनरल चीज़ है कि लाइफ में और किसी भी चीज़ में डिमोटिवेटिंग फैक्टर्स कभी कम नहीं होते। जैसे मेरा भी पहले मॉक टेस्ट या फिर मैं सॉल्व करता था, मेरा एकदम करेक्ट नहीं होता था, बिल्कुल डिमोटिवेट होता था। तो डिमोटिवेटिंग फैक्टर्स है। स्ट्रक्चर का यही एक मतलब यूजफुल चीज़ है, जैसे हम थ्योरी में भी पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर का यूजफुल चीज़ है कि आपको वो एक क्लियर कट पाथ देने की कोशिश करता है। तो जैसे कि होता है कि ह्यूमन बींग्स का माइंड ही ऐसा है कि वी आर बेस्ड ऑन डेडलाइन अप्रोच, ठीक है। अगर डेडलाइन होता है तो हमको लगता है करते कि हैं, तो हमको लगता है यस वी डू दैट, कि एंड है। सो इफ वी सी एवरी डे टास्क, अगर कोई मतलब नहीं कर पा रहा है तो वो स्ट्रक्चर्ड कोर्स या फिर इससे क्या हेल्प होता है कि आपको पता है कि आपको आज इतना करना है, आज को आप ये करना है। तो अगर आप नहीं भी कर पाते तो आपके बैक ऑफ द माइंड ये रहता है कि नहीं यार, कल जो नेक्स्ट टारगेट है उसके पहले मेरे को ये खत्म कर। तो स्ट्रक्चर्ड कोर्स से ये आपको हेल्प होता है। तो अगर आप स्ट्रक्चर्ड मतलब कोर्स नहीं भी ले पा रहे तब भी एक स्ट्रक्चर फॉलो कीजिए, स्ट्रक्चर फॉलो कीजिए, यू शुड हैव अ स्ट्रक्चर टू प्रिपरेशन। मतलब YouTube में भी आप जब वो मॉक टेस्ट सेशंस लगाते हैं, आप करवाते हैं, तो उसका भी एक स्ट्रक्चर रहता है। तो इफ वी कैन फॉलो दैट आल्सो। हाँ, मतलब वो है कि एक तरीके से पढ़िए और डेली आप देखिए, एक दिन में पहाड़ नहीं चढ़ा जाता, बहुत सिंपल सी बात है। इन्होंने भी अगर एक दिन में नाइट जीआरएफ क्रैक नहीं किया, हर दिन 2 कदम चलते 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 आपको पता नहीं चलेगा कि अगर आप यहाँ से खड़े होकर देखेंगे यार जीआरएफ बहुत ऊपर है, तो वो बहुत ऊपर ही लगेगा और वो टफ लगेगा आपको, माइंड में नेगेटिविटी लेगा कि इतना ऊपर तो मैं नहीं पहुंच सकता, इतना हाई कट ऑफ है। बट अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइए, थोड़ा थोड़ा, आपको पता नहीं चलेगा कब आप बिल्कुल अपनी मंजिल के पास पहुंच गए और आप एग्जाम हुआ और आपका क्रैक हो जाएगा, ठीक है। तो डोंट ट्रीट लाइक कि बहुत बड़ा टारगेट है, डेली थोड़ा दो, आप डेली का डिसाइड कीजिए कि आज मुझे 5 कदम आगे बढ़ना है, आपके सिलेबस में 5 कदम और आगे बढ़ाएंगे, तो इस तरीके से 5-5 कदम करते करते आप ऊपर पहुंच जाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे कि अग्निवा का जो है इस बार जीआरएफ हो चुका है, और आई होप कि आगे रिसर्च का पूरा आपका प्लानिंग है। आप अभी आपको शुभकामनाएं मेरी तरफ से, टेक्स्ट बुक की तरफ से और हमारे सभी व्यूअर्स की तरफ से आपके आगे के जो करियर के लिए। लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपका जो पूरी प्रिपरेशन है इसका क्रेडिट आप अपने फैमिली फ्रेंड्स किसी को भी अगर देना चाहते हैं, सो प्लेटफॉर्म इज योर्स। नहीं, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो लोग मेरे साथ थे, मैंने ऐसा कुछ काम नहीं किया, बहुत सारे लोग करते हैं। तो मैं ये सर को भी बोल रहा था कि मैं सर वीडियो में आ ही नहीं सकता, मेरे को इतना सोशल एंजाइटी होता है। तो यही है कि दिस इज नॉट समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी दैट आई हैव डन। एवरीबॉडी हैज द कैपेबिलिटी एंड एबिलिटी टू डू, एंड द पीपल हु स्टे बाय योर साइड, जो आपके साथ रहते हैं, वो ही आपके मोटिवेटिंग फैक्टर्स रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं, सर है, फैमिली मेंबर्स है, सब है, तो सब रहते हैं। तो आप फोकस कीजिए, आपके साथ जो लोग रहना है, जिनको रहना है आपके साथ, जिनको आपके पीछे रहना है, आपको सपोर्ट करना है, दे विल बी देयर। यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन व्हाट यू हैव टू डू एंड दे विल बी देयर नो मैटर व्हाट। चलिए अग्निवा जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।